अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का अगर किसी ने सुना होगा आज का इंटरव्यू, उनकी शक्ल देख लेना, उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 20 जिलों की 113 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इन 113 सीटों से आ रहे रुझानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजरों ने माफियाओं की हवा भले ही ना निकाली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी जरूर निकलती हुई दिख रही है। योगी आदित्यनाथ जी इन बयानों के माध्यम से चाहते थे कि एक कड़क मुख्यमंत्री की इमेज उनकी बन जाए। गोदी दलाल भांड मीडिया ने पूरी कोशिश भी की ये दिखाने की कि सख्त मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के प्रति सख्त हैं और इन लोगों को टाइट करके रखना जानते हैं, लेकिन लोगों के मन में छवि यह बन गई कि मुख्यमंत्री जी सख्त और कड़क नहीं बल्कि क्रूर हैं। बची कुची कसर मुख्यमंत्री जी के 80-20 वाले बयान ने दे दी। वो सोच रहे थे कि 80-20 बयान के आधार पर उनकी तरफ 80 वाला यानी कि जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे वो वोट एकमुश्त आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यह बयान उन पर भारी पड़ गया। इस बयान की भरपाई दलाल मीडिया ने करने की कोशिश की हिजाब से, लेकिन वो भी सफल होता नहीं दिख रहा है। नेशनल जनमत कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर, मतलब नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, झल्लाहट, भाषा और बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने की जरूर कोशिश करता है कि हवा का रुख किस तरफ है। इस वीडियो में हम 4 उदाहरणों के द्वारा यह समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इन 113 सीटों पर क्या हुआ होगा। उदाहरण नंबर 1, दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठते हैं, ANI न्यूज एजेंसी को अपने घर पर बुलाते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में अपने इसी 80-20 वाले बयान को दोहराते जरूर हैं, लेकिन सफाई भी देते हैं। कहते हैं कि 80-20 कहने का मतलब उनका किसी धर्म या जाति से नहीं था। वो ये बताना चाह रहे थे कि 80% सकारात्मक लोग बीजेपी के साथ हैं और वो 20% लोग जो नकारात्मक हैं, हमेशा विरोध करते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ हैं। भाई मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति मौत मजहब की बात नहीं की थी। दूसरे चरण के मतदान से पहले अचानक से बाबा जी को 80-20 वाली बात याद कैसे हो आई? कहीं उनको वोट बैंक के नफा नुकसान की तो रात भर फिक्र नहीं सताई? इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस इंटरव्यू में जिस तरीके से बाबा जी की बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी गड़बड़ाई हुई दिखाई दे रही थी। न सिर्फ 80-20 वाले बयान पर, बल्कि इस इंटरव्यू में कई बयानों पर सफाई दी, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झांसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो इसी बयान के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री की शकल तो देखो, उसमें 12 बजे हुए थे। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा काफी जोशीली दिखी, जैसी अमूमन इस तरीके के बयान अखिलेश यादव नहीं देते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का अगर किसी ने सुना होगा आज का इंटरव्यू, उनकी शक्ल देख लेना, उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। अब दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर में दिख रहे शख्स हैं सौरभ बीपी वर्मा, बस्ती के रहने वाले हैं, पत्रकार हैं। दूसरा शख्स जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यह है संजय जायसवाल, रुधौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी झल्लाहट ये बताती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल बीपी वर्मा ने पुलिस को एक तहरीर दी। उस तहरीर के अनुसार संजय जायसवाल ने खुद और उनके लोगों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। वाकया यह है कि 13 फरवरी को सौरभ अपने पत्रकारी कार्यों के लिए रुधौली कस्बे से गुजर रहे थे। उन्होंने विधायक को खड़ा हुआ देखा तो उनका हालचाल जानने के लिए बाइक वहीं पर रोक ली। जब वो विधायक के पास पहुंचे तो विधायक जी आपे से
उखड़ गए। उन्होंने अपने गुर्गों से कहा कि इसको मेरी नजरों से दूर कर दो, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखता है। इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बस्ती जिले में बना है। ये बात इस बात का उदाहरण है कि विधायक जी को कहीं ना कहीं स्थितियां अपने अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। बीपी वर्मा ने जो पुलिस को तहरीर दी, उन्होंने यह भी बताया कि न सिर्फ विधायक जी ने अपने गुर्गों से उनको वहां से हटाने के लिए कहा, धक्का भी मारा। जब बीपी वर्मा अपनी बाइक लेकर के वहां से चले तो 4 व्हीलर से उनका पीछा भी किया गया। उन्होंने बताया कि अपनी जान बचाने के लिए वो एक एजेंसी में घुस गए। इसके बाद पत्रकारों को फोन किया, जाकर के कोतवाली में तहरीर दी। अभी तक पुलिस आश्वासन दे रही है। खैर, मौजूदा विधायक हैं तो पुलिस को स्वाभाविक है कि आश्वासन ही देना है, लेकिन इस पूरी घटना से इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में अब खींच और झल्लाहट उत्पन्न हो रही है। अब तीसरा उदाहरण है सुरेश राणा। शामली के थाना भवन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी हैं। सुरेश राणा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा और कहा कि हमारे क्षेत्र में पुनर्मतदान करवाया जाए। सोचिए, सत्ता में शामिल एक कैबिनेट मंत्री, तो स्वाभाविक है कि उसके क्षेत्र में इतनी तो किसी की हिम्मत है नहीं कि फर्जी वोटिंग करवा ले या सत्ता के अगेंस्ट जाकर के, सत्ता के खिलाफ होकर के मतदान करवा ले। विपक्षी आरोप लगाता तो बात समझ में भी आती, अच्छा विपक्षी आरोप लगाता भी है, लेकिन सत्ता पक्ष का एक कैबिनेट मंत्री जब पुनर्मतदान की बात करे, हालांकि पहले चरण में इनके यहां मतदान हुआ था, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनको पत्र का जवाब देते हुए कहा कि हमारी रिपोर्ट के आधार पर कहीं भी फर्जी मतदान होने के, मतदान में गड़बड़ी होने के या किसी भी तरह की हिंसा का इनपुट हमें नहीं मिला है, इसलिए पुनर्मतदान नहीं करवाया जा सकता। अब चौथे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी जेपीएस राठौर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके गुहार लगा रहे हैं कि फर्जी मतदान रोका जाए, निष्पक्ष मतदान कराया जाए। सत्ता पक्ष में बैठा हुआ कोई प्रदेश स्तर का पदाधिकारी, जिसकी केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, ऐसे समय में जब चुनाव आयोग को के ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो सत्ता पक्ष का गुलाम होकर के काम कर रहा है, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग से कह रहा है कि फर्जी मतदान रुकवाइए और निष्पक्ष मतदान करवाइए, मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। हालांकि एंगल उन्होंने वही लिया जो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है। उन्होंने कहा कि पर्दा नसी जो महिलाएं हैं, मतलब जो महिलाएं काले कपड़े हिजाब पहन करके आ रही हैं, उन महिलाओं की चेकिंग ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए उन महिलाओं के लिए अलग से महिला कर्मी तैनात की जाएं और उनकी चेकिंग करवाई जाए, क्योंकि वो फर्जी मतदान कर रही हैं। इससे मतदान की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। लीजिए, दूसरे चरण के मतदान खत्म होते होते रुझान भी आने शुरू हो गए। हमारे पास तो 4 ही उदाहरण थे, लेकिन अभी अभी हमारे सहयोगी नुपेंद्र ने बताया कि राजेश सिंघल जो संभल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो कम वोटिंग का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। आरोप सही है गलत, ये जांचना निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन इन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, झल्लाहट के आधार पर नेशनल जनमत इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा है कि 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां सामान्य नहीं हैं। और बाबा के बुलडोजर से लोग ये भी सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं कि आपका बुलडोजर क्या जाति धर्म देख करके चलता है? धनंजय सिंह की जो तस्वीर सामने आई कि वो न सिर्फ क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देता है, बल्कि खुद अपना चुनाव प्रचार जौनपुर की मल्हनी सीट से करता हुआ दिखाई देता है, तो बाबा के बुलडोजर पर जातिवादी होने के आरोप भी लगते हैं और साथ ही साथ ये मुद्दा लोग खारिज करते हुए भी दिखाई देते हैं दोनों चरणों में, जिस आधार पर बाबा कह रहे थे कि ये चुनाव 80-20 के आधार पर जाएगा। कुल मिलाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का गुस्सा शांत करने की कोशिश भले ही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने खूब की,
चुनाव से पहले तीनों कृषि कानून बिलों को भले ही वापस ले लिया गया, खूब मरहम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान गुस्से में बैठे थे। असली परिणाम 10 मार्च को सामने आएंगे। मैं केवल अनुमान के आधार पर सीटों की संख्या बताने का बहुत हिमायती नहीं हूं, लेकिन हां, वहां के पत्रकारों से, लोगों से, निष्पक्ष व्यक्तियों से बातचीत के आधार पर और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इतना जरूर कह सकता हूं कि 2 चरणों में हवा का रुख बदलाव की तरफ दिखाई दे रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।